कि ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी वहां से रिकॉर्ड लेकर चली गई। और एएसजी राजू यहां कह रहे हैं कि इसमें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल और अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, इसलिए जब तक उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाता यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस है। यहां पर साफ कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता जो है वो तृणमूल कांग्रेस है। और एएसजी राजू कह रहे हैं हलफनामा दाखिल करने वाले व्यक्ति का हलफनामा देखें, क्या ये जब्ती के समय उपस्थित था? शपथ पर झूठे बयान दिए गए हैं। हलफनामा देने वाला व्यक्ति रिट याचिका दाखिल करने के समय कहीं भी मौजूद नहीं था। ये बातें यहां कही जा रही हैं। एएसजी राजू की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, कि ममता बनर्जी डाटा उठाकर लेके चली गई, ईडी के पास कोई डाटा नहीं है और इस पूरी जांच की प्रक्रिया को ये लोग गंभीर रूप से इस पर हस्तक्षेप इसमें करना चाह रहे हैं, इसे प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए इनको भी और खासकर ममता बनर्जी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, ये कहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है। और जो याचिका ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है, उस याचिका को खारिज करने के लिए कहा जा रहा है कि इस याचिका में कोई दम नहीं है और जो हलफनामा दिया गया है वो हलफनामा मूल रूप से जिस आदमी के नाम से है वो आदमी वहां उपस्थित नहीं था। यह बात यहां बताई जा रही है अमलेंदु जी। और कहीं ना कहीं यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक बचाव के मुद्रा में ईडी है। पहले तो ईडी का कहना था कि हम इस पर सुनवाई अगर अभी सुनवाई ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब जब सुनवाई हो रही है तो इसमें ये अपने बचाव में, और यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं एएसजी राजू कि मैं ये साबित कर रहा हूँ कि उसने झूठा हलफनामा दिया है और उसे तलाशी या जब्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कहता है कि यह उसकी जानकारी के अनुसार सच है। यह तथ्य यह है कि धारा 17 यानी 17 पीएमएलए एक्ट की जो धारा है 17, उसके तहत शक्तियों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसकी शक्तियां कितनी है इससे संबंधित मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पर बात बहस करने की जरूरत नहीं है। यह बात वहां हाई कोर्ट में कही जा रही है। यह है यहां पर एएसजी जो यहां बचाव की मुद्रा में साफ साफ नजर आ रहे हैं और यहां कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला आज एडजर्न हो जाए, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, यही कोशिश उनकी आज एडजर्न हो जाए ताकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकें कि वहां मामला एडजर्न हो गया। अब यहां फंस इसलिए गई है जी राजीव जी, क्योंकि अगर यहां हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाएगा तो वहां जो उसकी याचिका पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो बेकार हो जाएगी, फिर उसको नए सिरे से जाकर दायर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ये चाहते हैं कि यहाँ आज सुनवाई ना हो और वहां जाकर ये पहुंच जाएं, तो इसलिए ये समय लेना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ सुनवाई चल रही है तो अगर यहाँ सुनवाई चल रही है तो अब तो वैसे भी फंस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके भी। सुप्रीम कोर्ट कहेगा जब आपकी याचिका वहाँ चल रही है तो फिर आप यहाँ क्यों चले आए हैं, वहीं जाइए हाई कोर्ट। तो यहाँ इसलिए चाहते हैं कि ये मामला हट जाए और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके से पहुँच जाए तो फिर थोड़ा लंबा खिंच जाए मामला, अभी अपने मकसद में ईडी कामयाब हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने मकसद में कामयाब होने की बात यहां हो रही है। और पीएमएलए एक्ट की धारा 17 का जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में साफ साफ यहां कह रहे हैं कि ये धारा पीएमएलए एक्ट की धारा 17 की जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, पावर है, उससे संबंधित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए यहां पर इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं। और इसके बाद एएसजी राजू यही नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि छापेमारी का टीएमसी से कोई संबंध नहीं था, कोई लेना नहीं था और ईडी द्वारा जिस व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया है वो आपकी अध्यक्षता में पेश नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि ईडी के द्वारा जिस व्यक्ति की यानी प्रतीक जैन जो है वो आपके सामने नहीं आया, वो आपके सामने नहीं आया है, ये बात कही जा रही है। वो आपके सामने नहीं आया है यानी प्रतीक जैन गायब है। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि छापा हमने प्रतीक जैन क्या मारा था, टीएमसी इसमें बीच में कौन होती है, ये एक तरह से कहा गया। लेकिन वो उसकी जब याचिका पढ़ रहे थे तो उन्होंने बेंच ने जो है डांटा फिर एएसजी राजू साहब को और कहा कि मेरे पास याचिका है सर, पूरी रिट याचिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर यहां पर पूरी याचिका वो पढ़ रहे थे, तब यहां बेंच ने कहा है कि मेरे पास याचिका है महोदय, मेरे पास याचिका है, पूरी रिट याचिका पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के पास है और हमने पढ़ा है। ये बात यहां कही जा रही है। जस्टिस सुब्रा घोष है, एक ही बेंच है, एक जज की बेंच है जो इस पर अपनी फैसला क्या होगा वो लिया जाएगा। लेकिन जस्टिस सुब्रा घोष
यहाँ पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे पास याचिका है और पूरी रिट याचिका आपको पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, हम पढ़ लेंगे, मैं पढ़ लूंगी। ये यहाँ पर जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। मामला कोलकाता हाई कोर्ट का है। कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी ने याचिका लगाई और उस याचिका में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पार्टी बनाया गया है और ममता बनर्जी को भी पार्टी बनाने की यहाँ पर के लिए कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट थे, वो ईडी ने अपने पास न रखकर ईडी ने जब्ती नहीं की है, बल्कि ममता बनर्जी उसको उठाकर ले गई हैं। और यहां की पुलिस जो है वो भी ममता बनर्जी का साथ दे रही है। डीजीपी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ये सारी बात यहां पर कही जा रही है। और इसके साथ साथ जो याचिका है वो पढ़ी जा रही है यहां अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, याचिका पढ़ी जा रही है। हालांकि उसमें सफाई दी उन्होंने, एसजी राजू साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं बस यह बता रहा हूं कि रिट फाइल करते समय एफिडेविट पर जिसने कसम खाई थी उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। ये एसजी राजू साहब ने अपना तर्क दिया जब बेंच ने डांटा उनको कि भाई हमारे पास है पूरी याचिका, आपको पूरी याचिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब वो पूरी याचिका पढ़ के बता रहे थे कि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, गलत एफिडेविट दिया है, इस पर फिर उन्होंने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए बता रहा था कि जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया उसे पूरी जानकारी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है उसको पूरी जानकारी नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही थी और कही गई है इनकी तरफ से, एसजी की तरफ से। बेंच ने साफ साफ कहा है कि आप याचिका पढ़ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी है और बार बार समय आप इस हिसाब से समय बर्बाद होगा, ये मत कीजिए, समय की बर्बादी मत कीजिए। और इसलिए इस पूरी याचिका को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बात यहाँ कही गई बेंच की तरफ से। और इसके बाद एसजी ने साफ साफ कहा कि मैं केवल यह बता रहा हूं कि रिट दाखिल करते समय, याचिका दाखिल करते समय शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को घटना की कोई जानकारी नहीं थी। जो घटना हुई है यानी ईडी के रेड की जानकारी नहीं थी। एसजी ने एक अप्रकाशित फैसले का हवाला दिया है, यहां पर एक फैसले का हवाला दिया है जो प्रकाशित नहीं है, उस फैसले का भी हवाला दिया है। और एसजी यहां पर एएसजी की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए यहां पर एसवी राजू की बात हो रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो एसवी राजू हैं, वो दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि शपथ पत्र में कहा गया है, जो हलफनामा है उसमें कहा गया है कि यह जानकारी के अनुसार सत्य है, इसलिए मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था, कार्यवाही में देरी करने के लिए नहीं। और यहां अपनी वो सफाई भी पेश कर रहे हैं कि मैं कार्यवाही में देरी नहीं कर रहा हूं चूंकि ये पैराग्राफ पढ़ रहा था। ये जानकारी उनकी ओर से नहीं है, उन्हें अपने सोर्स का उल्लेख करना चाहिए। सोर्स कौन सा है इसका उल्लेख करना चाहिए, ये कह रहे हैं यहां एएसजी राजू। यानी यहां पूरी बात एएसजी राजू की तरफ से और एएसजी राजू खड़े हैं ईडी की तरफ से। और ईडी को कोर्ट से, या आप जो जान रहे हैं वहां कोलकाता हाई कोर्ट में अभी गर्मा गर्म बहस चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने शुरुआत में ही कहा कि हम एडजर्नमेंट की मांग कर रखते हैं, यानी आज इसकी सुनवाई ना हो इसकी मांग रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ से कहा गया कि हमें राहत चाहिए इसलिए सुनवाई जरूरी है। और इसके बाद और अभी भी एसजे राजू यही कह रहे हैं कि इसे एडजर्न कर दीजिए, वो बार बार कह रहे हैं और बार बार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए उनके माइक को रोका गया। तो फिर कहे कि कोई मेरी माइक को बंद कर रहा है, यानी ओम बिरला साहब वहां भी हैं। हाँ, जी ओम बिरला साहब वहां भी कोई पहुंच गए हैं और जो वहां कहना चाहते हैं। और इसके बाद फिर जो है अदालत ने उनसे कहा, एएसजी राजू साहब से, कि भाई पिटिशनर जो है इस मामले में उनको इस केस में सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करते समय डिफेक्ट ठीक करने की इजाज़त दी गई थी। तो इस पर एएसजी ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मामले को आगे बढ़ाया। फिर डीएसजी से एएसजी ने कहा कोर्ट उस जजमेंट का जिक्र कर रहा था जिसका जिक्र किया जा रहा था, मौजूदा केस का नहीं। इस पर एएसजी ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बेंच ने यहां पर कहा है कि याचिकाकर्ता को इस मामले, याचिकाकर्ता कौन, यानी ईडी को इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करते समय त्रुटि को दूर करने की अनुमति दी गई थी। अगर कोई गलती है और आपने एडिशनल हलफनामा वहां दिया है तो उसको आप दूर करते, तो इसको हमने कहा था, कोर्ट ने कहा, बेंच ने कहा, तो एएसजी ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए मामले को स्थगित करें, मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मामले को स्थगित करें। इस पर डीएसजी ने एएसजी से कहा कि न्यायालय उद्धृत किए जा रहे फैसले का जिक्र कर रहा था, न कि वर्तमान मामले का। इस पर एएसजी ने कहा कि मुझे खेद है महोदय, मिलॉर्ड, मुझे खेद है। यहां पर मामला जो है इस ढंग से आगे बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं एएसजी ऐसा लग रहे हैं, राजू साहब ऐसा लग रहा है कि वो पहले से तैयार नहीं है, तैयारी करके नहीं आए। उन्होंने सोचा होगा कि बस जाके एडजर्नमेंट मांग लेंगे और एडजर्नमेंट से काम चल जाएगा। बहस के इरादे से उपस्थित नहीं हुए, और अब अगर बहस के इरादे से उपस्थित नहीं हुए तो इसका मतलब कि अब आपके मामले में कमजोरी है कुछ ना कुछ, तभी आप बहस के इरादे से उपस्थित नहीं हुए। और इसलिए राजीव जी ये समझा जा सकता है कि पिछली सुनवाई पर भी ईडी की तरफ से ही कोई ना कोई कोताही बरती गई होगी ताकि मामला यहाँ से आगे के लिए बढ़ जाया जाए और दिल्ली में मामला ये हो। तो यहाँ एएसजी जो है वो एक तरीके से कहा जाए, ईडी जो है वो पूरी तरीके से फंसती हुई यहाँ नज़र आ रही है, चूँकि कोर्ट जो है, मतलब माननीय उच्च न्यायालय जो है वो बार बार सवाल कर रहा है और एएसजी साहब को ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है कि मिस्टर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये बताते हुए उनको ठीक किया जा रहा है। उस पर वो बार बार माफ़ी भी मांग रहे हैं एएसजी राजू। जी बिल्कुल बिल्कुल, एएसजी राजू कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे जानकारी नहीं थी, ये बार बार कह रहे हैं एएसजी राजू। और चूंकि ये सही है कि उनकी तैयारी नहीं थी, तभी तो ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये साफ सामने जो मामला है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर केस में बहुत मज़ेदार तथ्य यहाँ जुड़ रहे हैं और जिसमें बार बार जितने तथ्य और जहाँ भी यहाँ पर एएसजी राजू फंसते हुए दिखाई देते हैं वो एडजर्नमेंट की मांग कर लेते हैं, कहते हैं कि इस जो बहस है इसको स्थगित करें, इस मामले को स्थगित करें, इस मामले को स्थगित करें, वो साहब बार बार कह रहे हैं हाँ, बार बार स्थगित करें। अच्छा, और ये जो याचिका थी राजीव जी, वो टीएमसी वाली याचिका जो थी उसमें करेक्शन थे, तो एएसजी जो है वो कह रहे हैं कि इसलिए एप्लीकेशन पर विचार करने से पहले कमी को ठीक किया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक झूठा एफिडेविट था। जिस व्यक्ति ने एफिडेविट फाइल किया था वह सर्च वाली जगह पर मौजूद नहीं था और ना ही उससे जुड़ा हुआ था। ये अब उनका अपना तर्क है कि भाई इस व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है। ये एक तरीके से एएसजी जो वो कहना चाहते हैं, मतलब टीएमसी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो याचिका मेंटेबल नहीं है, ये उनका तर्क है अपना एएसजी साहब का। जी बिल्कुल, कि चूंकि ये जो आवेदन पर विचार करने से पहले दोष को दूर किया जाना चाहिए, इस मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये झूठा हलफनामा था। ये कह रहे हैं एएसजी राजू कि ये झूठा हलफनामा था, ये जो पूरा का पूरा जो हलफनामा दिया गया है उधर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये झूठा है और इस हलफनामा दाखिल करने वाला व्यक्ति तलाशी स्थल पर तो न तो संबंधित था और न ही उपस्थित था, यानी तलाशी स्थल पर जिसने हलफनामा दिया है उसका तलाशी स्थल से कोई लेना देना नहीं है। जहां तलाशी ईडी ने की उससे न ही उस दफ्तर से, आईपैक के दफ्तर से, और न ही प्रतीक जैन के घर से, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में इसका हलफनामा ठीक नहीं है। ये एएसजी राजू कह रहे हैं। एएसजी राजू कह रहे हैं, तो इस पर जो है कहा कि उसका सर्च से कोई लेना, इस पर कोर्ट ने कहा उनसे, एएसजी से, कि भाई उसने ऐसा कभी नहीं कहा, यानी याचिकाकर्ता जो है उसने ऐसा कभी नहीं कहा। तो इस पर बोले एएसजी इसलिए इस व्यक्ति के पास कोई जानकारी नहीं है, मैं मजबूर हूँ, याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए और वह बातों की कसम खा सकता है, उसने अपने सोर्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती। यानी अब वो इस पर अड़ रहे हैं कि याचिका जो है इस पर सुनवाई ना हो, ये इनका अपना कुल मिलाकर दलील जो है ये आ रही है एएसजी राजू की तरफ से। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरह इस ये जो पूरा का पूरा मामला है और जिस केस को यहाँ लगाया गया है, दर्ज कराया गया है इनकी तरफ से, यानी टीएमसी की तरफ से, वो यहाँ पर उस केस पर सुनवाई ना हो, इनकी याचिका को खारिज कर दिया जाए। कुल जमा यही है कि इनकी याचिका जो टीएमसी की तरफ से इनके विरोध में याचिका लगी है, ईडी की तरफ से के विरोध में जो याचिका लगी है, उस
उसको खारिज कर दिया जाए, उसका तलाशी से कोई संबंध नहीं है। जिसने हलफनामा दिया है उसका तलाशी से, यहां एएसजी कह रहे हैं कि उसका तलाशी से कोई संबंध नहीं है। तो इस पर अदालत कह रहा है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। इस हलफनामा में जिसने हलफनामा लगाया है उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारा तलाशी से कोई संबंध है, ये यहां अदालत ने कहा है। इस पर एएसजी का कहना है कि इसीलिए उस व्यक्ति के पास कोई जानकारी नहीं है और मैं बाध्य हूं, याचिका कैसे स्वीकार हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर राजू बार बार कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि याचिका को आप स्वीकार मत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस की ने जो याचिका लगाई है इसको आप स्वीकार मत कीजिए। इसको क्यों, कैसे स्वीकार करेंगे? जिसने इस हलफनामे पर सिग्नेचर किया है वो वहां मौजूद नहीं था, उसका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस याचिका को आप कैसे स्वीकार करेंगे, ये बार बार कह रहे हैं और इसीलिए वो एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए और वो तथ्यों की पुष्टि कर सकता है। उसने अपने स्रोत का भी उल्लेख नहीं किया है। ये सारी बातें वहां कही जा रही है याचिका के संबंध में राजू की तरफ से, और इसीलिए याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए ये कहा जा रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से डिमांड रखी जा रही है कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में। ईडी की तरफ से जो खड़े हैं यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो हैं एडिशनल सॉलिसिटर भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। और एसवी राजू यहां पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जो याचिका लगी हुई है उस याचिका को यहां स्वीकार न करे कोर्ट। एक जज की बेंच है, शुभ्रा घोष की बेंच है, और वो सुनवाई कर रही हैं और बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं यहां एसवी राजू। और उनको डांटा भी है, फिर डांटा है जस्टिस घोष ने। और उन्होंने कहा कि जब ये कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती, अगर उनके पास सेकेंड हैंड जानकारी है तो उन्हें सोर्स बताना होगा, उन्हें कैसे पता चला कि डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे, एएसजी राजू ने कहा। इस पर गुरुस्वामी जो थी उन्होंने कहा कि क्या मैं जवाब दे सकती हूँ। एएसजी राजू बोले कि मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी मेंटेनेबिलिटी पर और कुछ नहीं, यानी याचिका सुनने योग्य है कि नहीं है, मैं इस पर अब और कुछ आपसे नहीं सुनूंगी। एएसजी ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात कर रहा हूं, कृपया पीएमएलए की धारा 17 देखें। कोर्ट ने कहा कि मैं अभी सुन ही नहीं रही हूं, आप पीएमएलए 17 की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी भी कर ही नहीं। एएसजी बोले कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट ने फिर कहा कि अब मैं मेंटेनेबिलिटी पर दूसरी तरफ की बात सुनूंगी, यानी अब मैं याचिकाकर्ता टीएमसी जो उसकी बात सुनूंगी। एएसजी बोले अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती तो कोर्ट ने कहा कि कृपया अपनी बात सीमित रखें, शांत हो जाइए, यानी अब आपकी बात पूरी हो चुकी है। एक तरीके से ये डपट दिया कोर्ट ने एएसजी राजू साहब को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शांत करने के लिए डपटा यहां पर एएसजी राजू साहब को। इसके बाद इन्होंने, न्यायालय ने यह भी कहा कि क्या अभी सुनवाई की वैधता पर कुछ और कहना है आपको, आप कह दीजिए। एएसजी राजू ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात रख रहा हूं, कृपया पीएमएलए की धारा 17 को देखें। इस पर कोर्ट ने कहा कि मैं अभी वह नहीं सुन रही हूं, मैं अभी पीएमएलए की धारा 17 नहीं सुन रही हूं, उसकी बात ही नहीं हो रही है। इस पर एएसजी ने कहा कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर अदालत ने कहा, राजू ने कहा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अदालत ने कहा मैं सुनवाई की वैधता पर दूसरे पक्ष की बात सुनूंगी। और इसके बाद एएसजी कह रहे हैं अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो इस पर न्यायालय ने कहा कृपया अपनी दलीलें यहीं तक सीमित रखें, यहां पर नहीं अगर मगर मत कीजिए, दलीलें अपनी वहीं तक सीमित रखिए, दलील दीजिए, बात खत्म कीजिए। डपट कर डांटते हुए कोर्ट ने इनको, एएसजी राजू को कहा है कि आप यहां हद मत बढ़िए, हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहां ईडी की तरफ से खड़े वकील देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट को यह साफ दिखाई दे रहा है, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी की तरफ से। जैसे ईडी धमकाती रहती है वैसे ही उसके वकील भी, और देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो जज बैठी हुई है वो महिला हैं, शुभ्रा घोष, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू। और इसीलिए शुभ्रा घोष, जस्टिस शुभ्रा घोष ने कहा है कि कृपया अपनी दलीलों तक ही सीमित रहें, अपने आप को दलीलें जो है आपकी हैं वहीं तक सीमित रखें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जो नहीं कही गई हैं वहां अंडरलाइंड है, यह समझने की जरूरत है। अमलेंदु जी बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि कृपया अपनी बात अब सीमित रखें। कोर्ट ने कहा कि मुझे माफ करें, आप अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं। तो एएसजी ने याचिका साफ नहीं, इसे खारिज किया जाना चाहिए, जब्त करने की शक्ति धारा 17 पीएमएलए से मिलती है। कोर्ट ने कहा कि अब कृपया ये दलीलें कतई ना दें, डांटते हुए कहा।
एएसजी ने कहा कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप मुझे बहस नहीं करने दे रहे हैं, मुझे अपनी हदें पता हैं, अगर आप शुरू में ही रोकना चाहते हैं तो मैं झुक जाऊंगा। एएसजी बोले कि मैं आपको पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच एसटी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें, हम यहाँ धारा 17 पर बात ही नहीं कर रहे हैं। धारा 17 की बात सुप्रीम कोर्ट में करनी है, वहाँ आगे कीजिएगा एक तरीके से, और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, हमें मालूम है, तो इसलिए आप हमको ये बताने की कोशिश ना कीजिए कि धारा 17 के तहत जो आपको क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं और क्या नहीं, हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, आप समय जो है बर्बाद मत कीजिए। ये एक तरीके से डपट दिया जस्टिस घोष ने एएसजी राजू को। जी बिल्कुल, एएसजी राजू को यहाँ जस्टिस घोष ने डपट दिया है और डांटा है और कह रहा है, यहाँ कोर्ट का कहना है, जस्टिस शुभ्रा घोष का कहना है कि मुझे खेद है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को एएसजी मिस्टर राजू। तब यहां पर एएसजी राजू कह रहे हैं कि याचिका अस्पष्ट है, इसे खारिज किया जाना चाहिए, जब्ती की शक्ति पीएमएलए की धारा 17 से प्राप्त होती है। यहां पर मतलब जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उस याचिका को कह रहे हैं कि यह याचिका क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, इसमें लिखी गई बातें सही नहीं हैं और इसीलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह डिमांड है ईडी की तरफ से पेश राजू की, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की, और इस डिमांड में साफ साफ ये कह रहे हैं कि किसी चीज को जब्त करने की जो शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो पीएमएलए की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 से ये जब्ती की शक्ति मिलती है हमें, इसलिए हमने जब्त करने की कोशिश की और इसीलिए यहां पर याचिका जो है इनकी खारिज करनी चाहिए। तो यहां पर फिर कोर्ट ने कहा कृपया अभी ये दलीलें न दें, अभी आप ये दलीलें मत दीजिए, हम यहां पर धारा 17 की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर एएसजी ने कहा कि कृपया ये दर्ज कर लें कि आप मुझे बहस नहीं करने दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसको दर्ज कीजिए, एएसजी राजू कह रहे हैं मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, अगर आप मुझे शुरू में ही रोकना चाहते हैं तो मैं झुक जाऊंगा। यहां पर कहा गया है साफ साफ राजू की तरफ से। तो एएसजी ने फिर कहा मैं आपको पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। न्यायालय ने कहा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें, हम यहां धारा 17 पर विचार नहीं कर रहे हैं, यहां धारा 17 की बात नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। वहां पर कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच जस्टिस शुभ्रा घोष ने साफ साफ कहा कि आप हमारे समय को बर्बाद मत कीजिए। पीएमएलए की धारा, पीएमएलए एक्ट धारा 17 यानी ये जो धारा 17 है वो उसकी सुनवाई हम यहां नहीं कर रहे हैं, उसकी शक्तियों की सुनवाई, उस पर बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहीं करने दीजिए, आप वहीं कीजिए, लेकिन यहां हम इस पर बात नहीं करेंगे। और जस्टिस शुभ्रा घोष अपनी बात और साफ साफ कहते हुए, फटकारते हुए कि आप समय मत, कोर्ट का समय, अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए मिस्टर राजू, ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से। और लेकिन राजू जो है वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह दो बातें हो जाएं। पहली बात कि इनकी याचिका, यानी जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, उस याचिका को कोर्ट खारिज कर दे। और दूसरी बात यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं धारा 17 पर हम जिक्र छेड़ दें, यहां पर जैसे यहां होता है सेमिनार की तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, चाहे एसआईआर का मामला हो या और मामले हो, उसी तरह यहां भी करने की कोशिश हो रही है। और एएसजी राजू उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। आप याद कीजिए कि एएसजी राजू ही लड़ रहे थे, ईवीएम के मामले में भी सरकार का पक्ष रख रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पक्ष रख रहे थे, और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी इन्होंने रखा था। और इनके जो बॉस हैं वो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो एडिशनल जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया खड़े होते हैं, और वो हैं मिस्टर राजू। वो यहां पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको पीएमएलए की धारा, पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत ईडी की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो इसीलिए यहां पर कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है कि चूंकि उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित रखिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं ईडी की शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो घटना घटी है उसकी बात हो रही है। और ईडी जिस घटना को लेकर वहां पर, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है अमलेंदु जी
कि जिस घटना के लिए ईडी गई वहां पे कोर्ट में, उस बारे में ईडी बात करना ही नहीं चाह रही। यहां पे ईडी उस बारे में बात नहीं करना चाह रही है। ईडी यहां पर तीसरा खेल करना चाह रही है। पहली बात यह कि जो याचिका लगाई गई है ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उस याचिका को खारिज करो। और दूसरी बात कि हमको जो शक्तियां हैं वो पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत से है, और उसकी बात हम करेंगे कि हमारी कितनी ताकत है, हम कहां कहां जा सकते हैं, किन किन के घर को जांच कर सकते हैं, कौन कौन से वहां से दस्तावेज उठा सकते हैं। ये सारी बातें यहां कह रही है ईडी साफ साफ। बिल्कुल राजीव जी, और कैसी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने कुछ जब्त नहीं किया, वो तो ममता बनर्जी सब ले गई उठाकर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको जब्त करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तमिलनाडु का जो एक संस्थान है TSMAC, उसका मामला बता रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। इस पर उन्होंने डाटा कोर्ट ने कहा कि आपको कुछ और भी कहना है। इस पर भी ASG बोले मैं इस पॉइंट पर पेंडिंग याचिकाओं की संख्या बताऊंगा। ASG बोले कि ये सभी मामले ईडी की दस्तावेज जब्त करने की शक्ति को लेकर SC में पेंडिंग है। अब मर्यादा समझाने लगे हाई कोर्ट को, बोले कि न्यायिक मर्यादा के अनुसार इस कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहला मामला मेरिट पर नहीं है, वे एक सीमित निर्देश मांग रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सीधे ये कहा। बिल्कुल, यहां पर ASG कह रहे हैं कि 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क कि ईडी की जब्ती शक्तियों पर, और दूसरा संवेदनशील दस्तावेजों की जब्ती पर। यानी कि जब्ती की शक्ति, ईडी के पास किसी भी चीज को, किसी दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति कितनी है, पावर कितना है, ताकत कितनी है। और दूसरा है कि वहां संवेदनशील दस्तावेज थे, उसकी जब्ती आखिर ईडी ने क्यों की। और दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, ये इनका कहना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू का, उस पर अदालत का कहना है कि उन्होंने केवल कथित राजनीतिक डेटा के संरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा है, यानी यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल डेटा है उसका कंजर्वेशन हो, उसका संरक्षण हो। यह बात यहां कही जा रही है कोर्ट की तरफ से कि उनकी याचिका में इसके संरक्षण की बात हुई है, और यह संरक्षण को लेकर ही यहां पर इनकी याचिका आई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि अगर कोई डेटा जब्त ही नहीं हुआ है तो मैं उसे कैसे रख सकता हूं। इनका कहना है, यह अपने आप को बिल्कुल बेचारगी जाहिर करते हुए कि हमने कोई डाटा जब्त ही नहीं किया है तो कैसे रख सकते हैं हम। इसलिए याचिका स्पष्ट है, अस्पष्ट है और सुनवाई योग्य नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनका कहना है कि ईडी ने कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया है, और जब जब्त नहीं किया तो उतने सारे डेटा आप लेके कैसे चले गए। ईडी ने कुछ भी नहीं लिया है, ममता बनर्जी डेटा ले गई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बयान दर्ज किया जाए। यानी यहां गिड़गिड़ा रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कह रहे हैं बार बार कि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट का कहना है कि कुछ और कहना है, आपको और कुछ कहना चाहते हैं। तब ASG ने कहा मैं इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं की संख्या बताऊंगा। ASG ने रिट याचिकाएं पढ़कर सुनाई, यहां पर रिट याचिकाएं पढ़ के सुनाई। ASG राजू यहां पर ये सभी कह रहे हैं कि ये सभी मामले ईडी की दस्तावेज जब्त करने की शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जितनी रिट याचिकाएं हैं ये सब वहां लंबित हैं। न्यायिक औचित्य के लिए ये न्यायालय इस मामले की सुनवाई न करे, यहां पर कहा जा रहा है। इसके बाद फिर न्यायालय का गुस्सा सामने आता है और न्यायालय का कहना है कि पहला मामला अब गुण और दोष के आधार पर नहीं है, वो सीमित निर्देश की मांग कर रहे हैं। ये गुण दोष के आधार पर बात नहीं हो रही है, यहां सीमित निर्देश की मांग हो रही है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यह कहा जा रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यही कहा जा रहा है कि ये सीमित गुण दोष पे इसको मामले की समझने की आप कोशिश कीजिए। और ये मामला जो है वो अलग है, आपका मामला अलग है। हम धारा 17 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आपकी शक्तियों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। आप इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात मत कीजिए। याचिकाकर्ता सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका डाटा सुरक्षित होना चाहिए, आपको जब्त करने का अधिकार हो या नहीं हो इस पर यहाँ बहस है ही नहीं।
ये साफ तौर पर अदालत ने एएसजी राजू साहब को बता दिया कि आप जो कह रहे हैं इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है और ये बिल्कुल दूसरी तरीके का मसला है। और इस पर बाद में जो है उन्होंने फटकार लगाई उन्होंने कि ये एक तो ये कहा कि एएसजी राजू ने कि भाई जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक इस मामले को टाल देना चाहिए जब तक कि उन मामलों पर फैसला नहीं आया था। यानी जो धारा 17 को लेकर मामले हैं उन पर टाल दिया जाए, यानी 10-20 साल के लिए मामला टल जाए, एक तरीके से ये कहा जाए। फिर एएसजी ने कहा कि मैं मेंटेनेबिलिटी पर एक एफिडेविट फाइल करना चाहता हूं, उसके बाद आप दूसरी पार्टी की बात सुन सकते हैं। बेंच ने कहा कि इन सभी मुद्दों के साथ एफिडेविट लेकर वापस आइए। डॉक्टर गुरुस्वामी ने फिर इसमें कहा कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मिस्टर राजू का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है। यानी अब यहाँ ईडी फंसती है कि ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है, इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए पहले तो कि ईडी ने जो है कुछ जब्त नहीं किया है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब जब कुछ जब्त नहीं किया है तो ईडी केस कैसे बनाएगी राजीव जी? बिल्कुल, जब आपने कुछ जब्ती नहीं किया है तो आप किस पे केस बनाएंगे? किस बेस पे बनाएंगे? किस बेस पे बनाएंगे? अब यहाँ आके एएसजी राजू बिल्कुल फंस गए हैं बुरी तरीके से। बिल्कुल, एएसजी राजू यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं अपनी याचिकाओं में, यानी टीएमसी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वे सभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मैंने बताया है कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अगर वे लंबित हैं तो इस मामले को उन मामलों के निपटारे तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर ये डिमांड की जा रही थी एसबी राजू की तरफ से। इसके बाद एसबी राजू ने यह भी कहा कि मैं मामले की सुनवाई योग्यता पर हलफनामा दाखिल करना चाहता हूं, उसके बाद आप दूसरे पक्ष की बात सुन सकते हैं। एसजी राजू ने कहा, बेंच ने कहा कि इन सभी मुद्दों के साथ हलफनामा लेकर वापस आइए। इन्होंने साफ साफ कहा कि इन सभी मुद्दों को के साथ आप हलफनामा लेकर वापस आइए। फिर डॉक्टर गुरुस्वामी जो जो वकील हैं इधर से टीएमसी की तरफ से हैं, है ना, उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट दीजिए। मिस्टर राजू का बयान दर्ज किया जा सकता है कि ईडी द्वारा कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। अगर ईडी के द्वारा कुछ भी जब्त नहीं किया गया था तो फिर यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं, ये कहा गया है गुरुस्वामी की तरफ से। और गुरुस्वामी ने साफ साफ कहा कि इसको आप रिकॉर्ड पे लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बयान को रिकॉर्ड पे लेना बहुत ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है। और इसके बाद ये भी कहा गुरुस्वामी ने कि हमारी याचिका जो है वो सिर्फ इस बात तक सीमित है कि हमारा पर्सनल पॉलिटिकल डेटा सुरक्षित करा जाए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने यह सोचकर याचिका दायर की है कि उसका डेटा 6 साल से उसके पॉलिटिकल कंसल्टेंट से लिया जा सकता है तो उसे धमकाना गलत है। यह डर है कि राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले ही हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के ऑफिस पर हमला हुआ था। फिर उन्होंने कहा उनसे, राजू से, कि अगली बार जब आप किसी सीएम का नाम लें तो उन्हें सीएम कहकर सम्मान दें, मर्यादा बनाए रखें मिस्टर राजू। चूंकि राजू जो थे बाबा ममता बनर्जी कह रहे थे, इसलिए जो था गुरुस्वामी ने उनसे कहा कि अगली बार जब आप किसी सीएम का नाम लें तो इन्हें सीएम कहकर सम्मान दें, मर्यादा बनाए रखें मिस्टर राजू। आप मिस्टर मोदी नहीं हैं, मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि आप मिस्टर मोदी नहीं है जो आप किसी को भी मुख्यमंत्री का उसका नाम लेकर आप बात करें। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं भाई, सॉलिसिटर जनरल या और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है, सरकार का कर्मचारी है। बिल्कुल, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो डेकोरम मेंटेन कीजिए और जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन कीजिए, आगे आप सीएम साहब कह के ही पुकारें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो वकील हैं गुरुस्वामी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी याचिका केवल, ये वकील इधर से हैं टीएमसी की तरफ से हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी याचिका जो है वो केवल इस बात तक सीमित है कि हमारे व्यक्तिगत राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की जाए। हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिकल डेटा है जो ईडी लेकर चली गई है उसकी सुरक्षा की जाए। किसी राजनीतिक दल को धमकाना अनुचित है, जबकि उसने ये मानते हुए याचिका दायर की है कि उसका डेटा उसके 6 साल से कार्यरत राजनीतिक सलाहकार से लिया जा रहा है। और राजनीतिक सलाहकार कौन है? आईपैक है। आईपैक के दफ्तर पे आप जाकर आप धावा बोल देते हैं और डेटा लेके चले जाते हैं। यहां 2 बातें महत्वपूर्ण आ रही हैं। यहां टीएमसी का दावा है और टीएमसी का आरोप है कि ईडी उसके पॉलिटिकल डेटा को आईपैक के दफ्तर से और आईपैक के मुखिया के घर से यानी प्रतीक जैन के घर से लेकर चली गई ईडी पॉलिटिकल डेटा ऑफ टीएमसी। अब टीएमसी ने इसी पर याचिका दायर की है कि हमारे इस पॉलिटिकल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए, और ये संरक्षण हम मांग रहे हैं कोर्ट से ईडी के खिलाफ। और इसी पर याचिका लगी है और उसमें उनका कहना है कि
ये डेटा 6 साल से कार्यरत राजनीतिक सलाहकार प्रतीक जैन से लिया जा सकता है। ये इसीलिए याचिका दायर की गई है कि कल को आप उनको डरा के, धमका के, गिरफ्तार करके आप ये डेटा ले सकते हैं। और हमारी पहली चिंता यही है कि हमारी पॉलिटिकल पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं पब्लिक में लीक हो जाएगी, उससे बचने का है। और यहां पर वकील गुरुस्वामी का दूसरा कहना है कि ये डर ये है कि राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले ही हमारे राजनीतिक सलाहकार के कार्यालय पर हमला हुआ था। कुछ दिन पहले हमला हुआ था आईपैक के कार्यालय पे, और अब आप कर ये रहे हैं कि आप डेटा उठा के ले गए ईडी के द्वारा। और अगली बार एक बात यहां और इनका कहना है, अगली बार आप जब किसी मुख्यमंत्री का नाम लेकर जिक्र करें तो उन्हें मुख्यमंत्री कहकर सम्मान दें या ममता ममता मत कहिए। राजू जी, शालीनता बनाए रखिए। आप यहां पर साफ साफ कहा है कि मिस्टर राजू शालीनता बनाए रखिए, ये नाम लेकर ममता ममता कह के नहीं चलेगा। ये कहा जा रहा है कि प्लीज मेंटेन योर डेकोरम। जो कोर्ट की, अदालत की जो डेकोरम है, उसको शालीनता है, उसको आप मेंटेन कीजिए। ये कहा गया है वकील, जो टीएमसी की वकील गुरुस्वामी हैं, उनकी तरफ से। अब उन्होंने एक और फंसा दिया पेच राजीव जी, गुरुस्वामी जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर राजू कहते हैं कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया था तो इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और मेरी याचिका को इस शर्त पर निपटाया जा सकता है कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ठीक, एसजी बोले, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मेरे बयान के आधार पर उनका मामला वापस ले लिया जाए। तो इस पर गुरुस्वामी ने टोका कि कृपया रिकॉर्ड करें कि उन्होंने कहा कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसे निपटा दिया जाए। मिस्टर राजू को जब्त करने और निपटाने के बीच का अंतर नहीं पता। गुरुस्वामी ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि इसे वापस लिया जाएगा, आपकी शायद कुछ देर के लिए याददाश्त चली गई है। ये कहा। राजू ने कहा तो इसे निपटा दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी अब ये ईडी कहने को तैयार है कि हमने कुछ बरामद नहीं किया, ये कहने को तैयार आ गए हैं। यानी कुछ भी जब्त इन्होंने नहीं किया तो छापा काहे को डाला था भैया, सुबह सुबह पहुंच गए थे 6 बजे। और सब मजेदार बात है कि फिर आप किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट गए हैं? फिर किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट? आप यहां कह रहे हैं डॉक्टर गुरुस्वामी को कि हमने कुछ जब्त नहीं किया है, अदालत में, भरी अदालत में आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए हैं? प्रोटेक्शन मांगने गए हैं। ईडी प्रोटेक्शन मांगने गई है। ईडी ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है ईडी की तरफ से। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके दम पर आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। अगर कुछ भी जब्त नहीं किया है, कुछ भी वहां से कलेक्ट करके उठाकर हम नहीं लाए हैं, तो फिर आप क्यों इतना पीछे लगे हुए हैं? आखिर क्या कारण है? यहां पर एक्चुअली ये साबित करना, ईडी साबित करना चाहती है कि जितने सामान हैं, जितने दस्तावेज हैं, ये ऑलरेडी ममता बनर्जी उठा के लेके चली गई हैं। हाँ, ये साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी उठा के लेके चली गई और आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप बाद में मीडिया के जरिए जो लीक करने की कोशिश करेंगे, जो कहा गया था कि मीडिया के जरिए ये लीक करते हैं, लीक करने की खबरें लीक कर करके जो बताते रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो, यहां से ये हो रहा है, ईडी ने इनका ये दस्तावेज, ईडी के यहां से ये खबर आई है, वो जो चलता है ये ना हो, इसलिए यहां पर बुरी तरह फंसा हुआ ईडी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बुरी तरह ईडी फंसी हुई दिखाई दे रही है, बुरी तरीके से। और अब जो ये भी कहा एसजी ने कहा कि मैंने कहा है कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसलिए उनकी याचिका खारिज की जा सकती है। कुछ भी जब्त नहीं किया गया है, जो कुछ भी लिया गया था मैं ममता बनर्जी ले गई थी। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा में भी लिखा है कि कुछ जब्त नहीं किया गया था। अब कोर्ट जो है राजीव जी, वो आदेश सुना रहा है और आदेश के सुनाते समय जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना राजनीतिक गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखना और उसे लीक होने से बचाने की है। अब आगे देखते हैं क्या आता है आदेश में राजीव जी। जी जी, तो बस दिल थाम के बैठिए। अब ऑर्डर लिखा जा रहा है। आज इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब ऑर्डर की बारी है। ऑर्डर कुछ लिखा जा रहा है, ऑर्डर हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे ही ऑर्डर की भी बातें आती हैं, हम तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी के
खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश यहां थी एएसजी राजू की तरफ से, लेकिन अभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऑर्डर देते समय भी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं एएसजी राजू, क्योंकि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका प्रतिवादियों का कहना है कि 8 जनवरी को की गई तलाशी परिसर में कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। इस पर एएसजी राजू बोले कि जो भी जब्त किया था वह ममता बनर्जी ने जब्त किया था। अभी तक तो कहते कुछ जब्त नहीं किया हमने, कि हमसे छीन, फिर पहले कह रहे थे हमसे छीन के ले गई, ममता बनर्जी ले गई, हमने कुछ जब्त नहीं किया। अब कह रहे जो भी जब्त किया था वो ममता बनर्जी ले गई। भाई अपनी बात की 1 सेकंड में ये आदमी मतलब पलट गया, ऑर्डर देने से पहले कुछ कह रहा था, बाद में कुछ कह रहा है। जी, एएसजी राजू यहां कह रहे हैं याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मेरे बयान के आधार पर उनका मामला वापस ले लिया जाए। और यहाँ पर लेकिन डॉक्टर गुरुस्वामी ने कहा कि कृपया दर्ज करें कि उन्होंने कहा है कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया और इसे निपटा दिया जाए, ये कहा है। और इस पर राजू को जब्त और निपटाए जाने के में अंतर नहीं पता, शायद डॉक्टर गुरुस्वामी का यहाँ कहना है, एडवोकेट जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हैं। और उसके बाद गुरुस्वामी का यह भी कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इसे वापस लिया जाएगा, आपको क्षणिक भूल हो रही है, हो गई है, हम ये जो याचिका लगाए हैं इसको वापस नहीं करेंगे। फिर राजू ने कहा तो इसे निपटा दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब साफ साफ है कि आप निपटा दीजिए इस केस को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक मजे की बात यह है कि अब आप यहाँ हाई कोर्ट में कह चुके कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया, पंचनामे में भी कुछ नहीं है, कोर्ट ये कह रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में आप क्या बहस करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आप तो खुद ही यहाँ मतलब आपने इस याचिका को खारिज करवाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला खुद खत्म कर लिया। अब आप एक अदालत के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके, क्या एएसजी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाकर उससे बदल जाएंगे, उससे पलट जाएंगे कि नहीं हमने कुछ जब्त किया था? नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरह से देखा जाए राजीव जी, बहुत बड़ी हार जो है वो ईडी की यहाँ पर हुई है। और कोर्ट ने कहा कि पंचनामों के से पता चलता है कि आईपैक के ऑफिस या उसके डायरेक्टर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। आईपैक के दफ्तर से या उसके डायरेक्टर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ये हाई कोर्ट के आदेश में आ गया राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन दलीलों राजू चाह भी रहे थे कि लिखा जाए कि कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। अगर जब्त नहीं हुआ है तो फिर किस दम पे आप अगर कुछ लेके गए हैं और कह रहे हैं जब्त नहीं हुआ है, तो कल को अगर वो सार्वजनिक होता है तो फिर यहां पर जगहसाई होगी ईडी की। और इसीलिए ईडी को ऐसे दस्तावेज जो जब्त करके ले गई है ईडी, उसको उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, नष्ट करना होगा। यह साफ दिखाई दे रहा है। अदालत कह रही है कि याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना राजनीतिक गोपनीय डेटा के संरक्षण और उसके सार्वजनिक होने से सुरक्षा के लिए है। यही इनकी याचिका है। और प्रतिवादियों का कहना है कि 8 जनवरी को की गई तलाशी में परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ प्रतिवादी जो है यानी ईडी का कहना है। इनका 2 बातें यहां पर साफ साफ, याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना यही है। याचिकाकर्ता कौन? तो टीएमसी। उनकी एकमात्र यही प्रार्थना है कि जो